हम्म, तो थर्ड पार्ट में अब फिर से होगा कि जैसे सेकंड पार्ट में था कि वो प्रिय गुमंजरी और कालिदास आते हैं, लेकिन कालिदास मिलने नहीं आता और प्रिय गुमंजरी मल्लिका के घर को ठीक करने की, मतलब कि रिनोवेशन कराने की बात करती हैं। और उसके लिए प्रिय गुमंजरी मल्लिका को ऑफर ये भी करती है कि तुम हमारे साथ चल सकती हो और तब तक इधर तुम्हारे घर का रिनोवेशन कर दिया जाएगा। लेकिन मल्लिका साफ मना कर देती है। उसके काफी सालों के बाद एक और जहाँ पे मतलब कि जब ये पर्दा उठ रहा है, जैसा कि स्किट है ये, तो उसमें दिखाता है कि चारों तरफ मेघ गर्जन है, मतलब कि बारिश हो रही है, इवन बिजली चमक रही है। और फिर से वही घर दिखाई देता है, मतलब कि मल्लिका और अंबिका वाला। एक दिया जल रहा है और पहले से थोड़ा सा कुछ चेंजेस उस घर में दिख रहा है। हर वस्तु जर्जर और अस्त व्यस्त है, मतलब कोई भी चीज ठीक ढंग से रखी हुई नहीं है और सारी चीजें पुरानी दिख रही हैं। कुंभ केवल एक ही है, मतलब जो मटका जैसा था ना जिसमें ये लोग धान और बाकी सारे ग्रेन्स वगैरह रखते थे, वो एक ही दिख रहा था, वो भी टूटा हुआ था। आसन मतलब कि बैठने के लिए जो चौकी या फिर तख्त जो था, वो सब भी वहां से हटा हुआ दिख रहा था। दीवारों पर भी स्वास्तिक आदि के चिन्ह जो बने हुए थे, जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में किया था कि उसके ऊपर हल्दी और क्या बोलते हैं, गेरुए से जगह जगह शंख और स्वास्तिक के चिन्ह बनाए हुए थे, वो भी सब अब पुराने पड़ चुके थे, दिख नहीं रहे थे। चूल्हे के पास केवल एक दो बर्तन हैं जिन पर स्याही चढ़ी हुई है। एक कोने में फटे हुए मैले वस्त्र जमा है। चारों ओर विचित्र अराजकता व्याप्त प्रतीत होती है, मतलब सब कुछ जस्ट लाइक ना कि मतलब डिस अरेंज ऑर्डर में था, कुछ भी अरेंज नहीं था। प्रकोष्ठ में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मातुल जो है भीगे वस्त्रों में वैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। मातुल जो था ना, जिसका भागिने कालिदास, वो वैसाखी के सहारे, वैसाखी पता है, वैसाखी की मतलब जैसे वो फिजिकली हैंडीकैप लोग यूज करते हैं वॉक करने के लिए, जिनके पैर ठीक नहीं होते। चारों ओर दृष्टि डालकर वह एक लंबी सांस लेता है, नकारात्मकता भाव से सिर हिलाता है, प्रकोष्ठ के मध्य भाग में आ जाता है। मतलब वो घर में आ रहा होता है और चारों तरफ इधर उधर देखता है, लेकिन कहीं उसे कुछ दिखता नहीं है। मातुल मल्लिका मल्लिका बुलाता है। अंदर से मल्लिका का स्वर सुनाई देता है। मल्लिका बोली, कौन है? मातुल बोला, मैं हूँ मातुल। देखो ना, वर्षा ने मातुल की क्या गति की है। सिर और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। मल्लिका अंदर से आती है, मतलब बहुत बारिश हो रही थी, वो पूरा भीग करके आया था। मल्लिका अंदर का दरवाजा खोल करके बाहर आती है। उसके कपड़े फटे हुए थे, रंग पहले से काला पड़ गया था और आंखों का भाव भी विचित्र सा लगता था। उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में प्रकोष्ठ की सी ही जीर्णता व्याप्त होती, मतलब उसको देख करके भी ऐसा लग रहा था, जिस तरह उसके घर की हालत ठीक नहीं दिख रही थी ना, उसी तरह मल्लिका की हालत भी ठीक नहीं दिख रही थी। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है, वहां अवतल्प के स्थान पर एक टूटा सा पालना रखा है। मतलब कि जैसे ही दरवाजा मेन गेट खुलता है ना, तो वहां पर एक जगह दिखाई देती है। वहां पर बैठने के जगह की जगह, मतलब पहले के टाइम में क्या वहां पे चौकी वगैरह आसन लगा करके रखा गया था, जहां पर कोई भी आता था तो वो बैठता था। लेकिन अभी वहां पर एक छोटा टूटा सा पालना रखा है, मतलब जो बच्चों के लिए यूज करते हैं। मल्लिका बाहर आकर के दरवाजा बंद कर देती है। मल्लिका बोली, अरे मातुल, आप इस वर्षा में? मातुल बोला, हाँ, इस वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। मतलब वो जिधर से आ रहा था तो उसका घर मतलब नजदीक में था, तो वो मल्लिका के घर में आ जाता है ताकि बारिश से बच सके। मातुल बोलता है कि सोचा जो भी हो, मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। वो आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। मतलब कि जो इस मौसम में ये बारिश होती है ना, ये मेरे लिए मौत के समान है। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी वर्षा की चिंता नहीं की। सही बात है कि जब इंसान ठीक होता है तो उसे बारिश या किसी और चीज का फिक्र और या टेंशन नहीं होती। लेकिन अभी जब इसके एक पैर काम नहीं कर रहे थे, तो उसे इस बारिश को देख करके ही टेंशन होती थी। लेकिन अब ये कंडीशन है कि मैं वैसाखी के आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है, मतलब कि पीछे में स्लिप कर जाता हूँ। और पैर अगर आगे रखता हूँ तो बैसाखी जो है वो पीछे की तरफ चली जाती है। ये जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर न जाता।
मतलब कि ये मातुल जो था कभी ना कभी कालिदास के राज्य में जरूर गया था और वहां जाकर के उसका पैर किसी वजह से खराब हो चुका था एक पैर। इन चिकने शिलाखंडों से तो वो मिट्टी की अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मतलब वहां मैं गया तो वहां बड़े बड़े राजमहल में सब कुछ पक्का वाला था, मतलब कि ये मार्बल वाले संगमरमर वाले जगह थे जहां मैं चलता था और वहीं पर मैंने अपने पैर खो दिए। लेकिन कम से कम यहाँ रहता तो इस मिट्टी वाली जगह पे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होता। मैं तो इस घर के रहते हुए भी गृहहीन हो रहा हूँ। कि मतलब कि ये घर है लेकिन फिर भी मैं गृहहीन हो गया हूँ, मतलब मेरे पास कोई घर नहीं है। ना बाहर रहते बनता है ना अंदर रहते। इन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रसाद का स्मरण हो आता है जहाँ रहकर एक पाँव तोड़ आया। और ये बोलता है कि जब भी मैं अपने इस पैर को देखता हूँ तो मुझे वही याद आता है कि मैं आखिर वहां क्यों गया था। मल्लिका बोली, खड़े रहने में दिक्कत होता होगा आपको, आप आसन ले लीजिए। मातुल वहां जाकर के बैठ जाता है, अपनी बैसाखी रख देता है। मातुल बोला, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्ट का स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। मतलब किसी राजा के अंडर रहने का श्रेण जो होता है वो सबसे ज्यादा कष्टकर होता है। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। मतलब कि उस राजमहल में और राज्य के अंदर इतने सारे प्रतिहारी लोग होते थे, मतलब जस्ट लाइक वॉचमैन, अगर समझो, अगर नॉर्मल भाषा में समझना है तो कभी भी मैं आगे चलता था तो कोई दिखता था कि कोई पीछे जा रहा है, कभी मैं पीछे मुड़ू तो दिखता था कोई आगे से आ रहा है। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं उनके आगे चल रहा हूँ या वो मेरे पीछे। और इससे भी कष्टकर स्थिति यह थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन करता था वो मेरे सामने सिर झुका देते थे। बताओ मातुल में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा? मातुल न देवी है, न देवता है, न पंडित है, न राजा है। तो फिर कोई क्यों सर झुका करके उसकी वंदना करे? परंतु नहीं, लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। देखो, अब मातुल कहता था कि जैसे वो वहां गया था तो कालिदास उसका भागना था, तो वहां जाने के बाद सब लोग इसे भी सम्मान देते थे। तो मातुल का कहना था कि मैं ये समझ नहीं पाया कि आखिर लोग मुझे क्यों इतना सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो ना देवी हूँ ना देवता हूँ, और मेरा शरीर भी हाड़ मांस, मतलब कि मसल और बोन के थ्रू ही बना है जैसे बाकी लोगों का है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि ना कोई झुककर मेरी वंदना करता है, ना ही मुझे भ्रम। तो मातुल का कहना था कि जब मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता, कोई इस तरह से नहीं करता, ना ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। बस यहाँ रहने पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वर्षा की। मल्लिका बोली कि आपके कपड़े सुखाने के लिए मैं आग जला दूं क्या? मातुल चूल्हे की ओर देखता है और फिर इधर उधर देखता है। मातुल बोला, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है? अंबिका के न रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही। मतलब अब अंबिका, मल्लिका की माँ, इस दुनिया से जा चुकी है। तो मातुल बोलता है कि मल्लिका, अंबिका के नहीं रहने से तुम्हारे इस घर की कंडीशन अब ठीक नहीं दिखती। यह ठीक है कि प्रिया कुमारिनी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मतलब प्रिया कुमारी ने उसके लिए कुछ पैसे और कपड़ों की व्यवस्था की थी मल्लिका के लिए, लेकिन मल्लिका ने सब कुछ वापस कर दिया। मल्लिका बोली कि मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने उसे लेना ठीक नहीं समझा। मल्लिका जो है गंदे कपड़ों के पास जाकर के उसके नीचे से भोजपत्रों का बना ग्रंथ निकाल लेती है और उसकी, मतलब जो उस पर डस्ट थे उसे क्लीन करने लगती है। मातुल बोला, और इस घर के बड़े संस्कार के लिए भी उसने स्थपतियों से कहा था। मतलब प्रिय कुमंजरी के बारे में कहते हैं कि जिस तरह प्रिय कुमंजरी ने तुम्हारे लिए कपड़े और पैसों की व्यवस्था करवाई थी, तुम्हारे पास भिजवाए थे, ठीक उसी तरह उसने कुछ मैकेनिक भी भिजवाए थे कि इस घर को ठीक किया जाए। मल्लिका बोली, मैंने किसी बड़े संस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। तो मल्लिका बोलती है कि मुझे उस चीज की भी कोई जरूरत थी नहीं। और फिर पूछती है कि मैं आपके लिए आग जला दूं? मातुल बोला, नहीं, वर्षा थम रही है, हल्की हल्की बूंदे हैं,
किसी तरह पैर घसीटता हुआ मैं घर पहुंच जाऊंगा, वहीं वस्त्र सुखाऊंगा। अगर मैं सुखा करके यहाँ से गया तो हो सकता है रास्ते में कहीं फिर से बारिश हो तो फिर से भीग जाए। मातूल मल्लिका के पास आकर के बोलता है, तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मल्लिका थोड़ा मतलब शॉक्ड होकर के उसकी तरफ देखती है। मल्लिका बोली, मैं इस समय घर में ही रहती हूँ, कहीं किसी का समाचार मैं नहीं सुनती और नहीं सुन सकती। मातुल बोला, मैंने सुना है, विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब पॉलिटिक्स ऐसी चीज है ना कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो। मतलब जो कुछ हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता, वही सारी चीजें पॉलिटिक्स में हो जाती है। मल्लिका शॉक्ड होकर के उसकी तरफ देखती रहती है। मल्लिका बोली, तो लेकिन समाचार क्या है ये बताओ। मलिक मातुल बोलता है कि समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मतलब कश्मीर के जो राजा पहले था, उसकी डेथ हो गई थी। और जैसा होता है कि अगर कहीं का रूलर अगर चला जाए तो वहाँ में ना मतलब कि अपोजिशन पार्टी वाले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बोलता है कि इसकी वजह से ही खबर मिली है कि कालिदास ने कश्मीर भी छोड़ दिया। मल्लिका बोली, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया? तो और अब वो फिर से उज्जैनी चले गए हैं? मातुल बोला कि नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है, यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था। परंतु इम्पॉसिबल भी नहीं है, उसके दिमाग का कुछ नहीं कहा जा सकता। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी को भी समझ नहीं पाया हूँ कि आखिर कालिदास कौन है और उज्जैनी का राजा कौन है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, सत्य सदा उसके विपरीत होता है। और मैं जब उस विपरीत तक पहुंचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ रहा हूँ वह सदा झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है। मतलब तुम खुद ही कंक्लूजन बता सकती हो कि आखिर क्या हो सकता है। उसने संन्यास लिया है या नहीं? मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया। इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया। मल्लिका वो जो ग्रंथ था उसे उठा करके हक कर लेती। मल्लिका बोली, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता है। मतलब मल्लिका बोली कि मुझे नहीं लगता कि ये सच है। तभी जो है ना, मातुल जो है उसी वैसाखी से भूमि पर प्रहार का मतलब जस्ट लाइक अ फ्रस्ट्रेशन, कि मतलब मल्लिका अभी भी कालिदास के सपोर्ट में बोल रही है। मातुल बोला कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूंगा वो कभी सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता। वो काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी मैं झूठा हूँ। ये तो ठीक है। मल्लिका बोली, नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास भी नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए कहा था कि तुम जाकर वहां का शासन भार संभालो। मतलब कि मल्लिका अपने आप से बात कर रही थी कि कालिदास के लिए मैंने तुम्हें परमिशन दी थी कि उज्जैनी जाकर के सब कुछ ठीक करो। ये नहीं कि तुम यहाँ से निकल करके काशी चले जाओ, इवन संन्यास ले लो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मतलब उसका कहना था कि मैंने जो एज अ वेल विशर मैंने जो तुम्हें विश किया था वो भी तुमने नहीं ली। ये मेरी गलती तो है नहीं। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बनी। मतलब मल्लिका कहती है कि तुमने तो अपनी जिंदगी से मुझे निकाल दिया लेकिन मैं तुम्हें निकाल नहीं पाई। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम जो भी रचनाएं लिखते रहे, करते रहे, मैं उसे पढ़ती रही, मैं उसे लेती रही। और मेरे जीवन की भी कुछ अचीवमेंट थी, लेकिन आज शायद मेरी वो अचीवमेंट बेकार है, क्योंकि तुम सन्यास अगर ले चुके हो तो ये बहुत गलत है।
वो बोलती है कि तुम क्या मेरे जीवन, मेरी मतलब कि मेरी सोच को समझ सकते हो कि मैंने इतने साल कैसे बिताए हैं, मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। और उठकर अंदर का दरवाजा खोलती है और पालने की ओर संकेत करती है, मतलब जिसमें छोटा बच्चा सो रहा था। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो, यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, मतलब मल्लिका की बेटी थी और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है, जो अभाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। मतलब देखो, समझने की कोशिश करो कि मल्लिका अंबिका के लिए वो शादी कर लेती है और उसे एक बेटी होती है, और जिसे वो कहती है कि ये मेरी ही जैसी एक मल्लिका है जो धीरे धीरे अब बड़ी हो रही है। मैंने भाव के सहारे इतने साल काट दिए, लेकिन ये भाव आज भी एक संतान तो बनी है, लेकिन मेरे लिए अभाव है। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है, तुम्हारा बहुत सा समय वारंगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वारंगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं, मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। देखो, उसका कहना था कि जो उज्जैनी से बिजनेसमैन आते थे, जिनसे मैं तुम्हारे द्वारा लिखे ऋतु संहार और मेघदूत की कॉपी मंगा करके पढ़ती थी, तो वो सब कहने के लिए एक्सेप्शनल केसेस में थे। मतलब कि मैंने तुम्हें जाने दिया, कालिदास वहां जाकर के मुझे भूल गए। इवन लोग कहते हैं कि मैं एक वीरांगना हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी मेरी जिंदगी इन्हीं सब चीजों में घूमती रह गई। क्या तुम मुझे पहचान सकते हो कि मैं कौन थी और कैसी हूँ? तुम मेरी तरह क्यों नहीं देख सकते लाइफ को लेकर के? लेकिन मेरे अभाव की पीड़ा का कभी अनुमान लगाए हो कि मेरे अंदर जो अभाव है, जो कमी है, उस दुख दर्द को क्या तुम समझ सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक गुण दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। सौ सौ गुणों में भी नहीं छिपता, नहीं छिपता ही नहीं। सौ सौ गुणों को छा लेता है, एक करके नष्ट कर देता है। कहने का मतलब कि वो बोलती है कि जिस तरह दोष और गुण की बात हम करते हैं ना, तो जिस तरह दोष जो होता है वो 100 गुण के बीच में छिप नहीं पाता। मतलब जैसे होता है ना कि हम बहुत अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन अगर एक गलती कर देते हैं तो इंसान उन गलतियों को याद रखता है, ना कि अच्छी चीजों को। तो वही चीज यहाँ पे भी था। वो बोलती हैं कि वो एक दोष सारे अच्छे चीजों को नष्ट कर देता है, एक एक करके। परंतु मैंने यह सब सह लिया, इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो। मल्लिका बोलती है कि मैंने ये सब इसीलिए एक्सेप्ट किया कि मुझे उम्मीद थी कि मेरे इन सारे डिसीजन से तुम कहीं ना कहीं कुछ बन जाओगे, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। क्योंकि मेरी लाइफ तुमसे शुरू होती थी, तुम पर खत्म होती थी। और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन, मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस प्रकार वंचित कर दोगे। तो मल्लिका का कहना था कि अगर तुम ये सब छोड़ करके संन्यास ले रहे हो, तो आज मैंने जो सारे सैक्रिफाइस किए, ये सब बेकार है मेरे लिए। वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु तब तक बहुत ना, मतलब बादल बहुत सारा आता है, इवन बहुत बिजली चमकने लगती है। और तभी सडनली मेन गेट खुलता है और कालिदास दरवाजे पर खड़ा दिखाई देता है। मल्लिका दरवाजे खुलने की आवाज से उधर देखती है और सडनली उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आता है, मल्लिका उसे शॉक होकर के देख रही है। कालिदास बोला कि शायद तुम मुझे पहचानती नहीं हो। कालिदास अंदर आता है, इधर उधर देखता है और मल्लिका को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर जाकर के एक आसन की ओर चला जाता है।
और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, मैं दूसरा व्यक्ति। कालिदास बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं पहचानती हो तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं वो कालिदास हूं ही नहीं जिसे तुम जानती हो, मैं कोई दूसरा हूँ। और सच कहूं तो वो व्यक्ति है जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ क्या? मतलब कालिदास भी शायद अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। वो बोलते हैं कि शायद अगर तुम मुझे नहीं पहचानती तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं वो हूं ही नहीं जिसे तुम जानती हो, और मैं भी शायद अपने आप को पहचानता नहीं। मल्लिका बोली, आश्चर्य, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हो और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही। कालिदास बोले कि देख रहा हूँ, तुम भी वह नहीं हो, सब कुछ बदल गया है। संभव है कि परिवर्तन केवल दृष्टि में हुआ है। कालिदास बोलते हैं कि जो सारे चेंजेस हैं वो सिर्फ मेरी दृष्टि। मल्लिका बोली, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। कालिदास बोले, नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। बहुत दिनों की यात्रा करके थका हुआ टूटा हुआ यहाँ आया हूँ, और ये उम्मीद करता था कि यहाँ के यथार्थ मतलब कि सच को देख सकूं क्या है। मल्लिका बोली, बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो है नहीं, पर मैं कुछ करती हूँ। कालिदास बोले, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा मतलब कि एक इच्छा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना भी नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था, कई दिन बुखार आता रहा, परंतु आज इस वर्षा में भीगने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी थकान मिट गई है। मल्लिका बोली, बहुत थक गए हो? कालिदास बोले, हाँ, थक गया, लेकिन इस वर्षा ने कम कर दिया। मल्लिका बोली, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। कालिदास बोले, और तुम कहाँ पहचानी जाती हो? यह घर भी कितना बदल गया है। यहाँ मैं आशा कर रहा था सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन सब कुछ बदल गया है। और कालिदास बोलते हैं कि मल्लिका, तुमने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। मल्लिका बोली, मैंने नहीं बदला। कालिदास बोले, जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है कि दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। कालिदास बोले कि देखो, मैं इतना तो जा, जानता था कि यहाँ की चीजें मुझे अपरिचित नहीं लग सकती, लेकिन अब तुम भी अपरिचित लग रही हो, ये घर भी। मल्लिका बोली, थके हो, बैठ जाओ। आंखों से लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो, मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कालिदास बोले, बहुत दिन इधर उधर के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। मतलब याद है ना कि जब प्रिय को मंजरी इधर आती है तो कालिदास भी आए थे, और वो लोग कश्मीर जा रहे थे, लेकिन कालिदास मल्लिका के पास नहीं आए थे। लेकिन आज कालिदास बोलते हैं कि उस वक्त जिस कारण से मैं यहाँ नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। मल्लिका बोली कि मुझे आज ही पता चला आर्य मातु से कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास बोले कि हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सब से मुक्त हूँ जब वर्षों से मुझे बांधे हुए था। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, लेकिन मैंने संन्यास नहीं लिया है। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु मुझे अपना लगती थी। यहाँ से जाकर के मुझे कहीं वैसा फील नहीं हुआ। कुंभ, बाघ, छाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियां, मतलब इस प्रदेश को मैं भूल नहीं सका। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूँ कि कभी भी लौट कर आऊंगा, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा।